ये हम लोग जा रहे हैं चंपा शाह जी के यहाँ से सज धज के तैयार होके चंपा शाह जी से मिलना है ना। हाँ। और वह बहुत बड़ी सिरेमिक आर्टिस्ट है। मानव संग्रहालय और ट्राइबल म्यूजियम दोनों के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हें AIFACS का पुरस्कार 5 बार प्राप्त हुआ। मतलब मतलब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का पुरस्कार। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक अवार्ड भी मिला है और वो मिलने वाली वो पहली आर्टिस्ट है। देश विदेश में उनकी कई प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। और ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट का एक फ्यूजन उनके कला में दिखता है। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। मतलब सिरेमिक का काम कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो अगर आप बता सकती हैं, क्योंकि वो कई बार मालूम नहीं होता है। हम वीडियोस देखते हैं, वो एक बेसिक पता चलता है, पर एज ए एक्सप्रेशन उसमें क्या होता है और बेसिक भी प्रोसेस क्या होती है, वो दोनों चीज़ें। तो सिरेमिक को लेके जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये कि मतलब दो तीन तरह के कंफ्यूजन है। एक तो ये हम मानते हैं कि जो कुम्हार की लाल मिट्टी में जो काम मिलता है, मटका मिलता है, दिया मिलता है, गमला मिलता है, ये सिरेमिक नहीं है। लेकिन मिट्टी में बनी हुई कोई भी चीज जिसे आग में पकाया गया है वो सिरेमिक है। एक तो ये। अब सिरेमिक में ही फिर तीन कैटेगरीज है। एक ये जो टेराकोटा कहलाता है, जो लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर तक पकता है, प्रायः लाल होता है, जरूरी नहीं है कि लाल हो, प्रायः पकने पर लाल होता है, वो टेराकोटा है। 1000 से 1280 तक जो पकता है उसे कहते हैं स्टोन वेयर। मैं अधिकांश स्टोन वेयर में काम करती हूँ। ओके। तो स्टोन वेयर इसलिए कहते हैं कि जरा पत्थर जैसा स्टोन। हाँ। तो है वो भी मिट्टी। और इसके बाद में होता है पोर्सलेन। तो 1300 डिग्री के ऊपर पकता है वो पोर्सलेन। अभी जब अखबारों में और बहुत जगह आता है कि सिरेमिक क्लासेस ले लो, उसमें अक्सर मार्बल डस्ट या फिर चौक मिट्टी में कोई रेजिन मिला के, अच्छा, और उसको फटाफट वो हार्ड हो जाएगा अपने ओके, आप ही, उसको पकाना नहीं पड़ेगा, वैसे। हाँ। उसको सिरेमिक बोल देते हैं क्योंकि वो दिखने में सफेद है या इस तरह का। लेकिन वो सिरेमिक नहीं है किसी भी हाल में। यानी आग में पकना उसका काफी मुख्य चीज है। हाँ। अगर हम सिरेमिक बोल रहे हैं तो ये बात होगी। अब जिसको हम आम तौर पे सिरेमिक जानते हैं, यानी जो व्हाइट कलर की चाइना क्ले, हाँ, जिसमें हम चाय कप वो देख। हाँ। पूरी क्रॉकरी यूज होती है, उसमें ये होता है कि है वो भी मिट्टी, लेकिन वो ऐसी मिट्टी है जो एक तो काफी नीचे से खोद के निकलती है। अच्छा। हाँ। चाइना क्ले है, बॉल क्ले है, फायर क्ले है, ये सब जरा नीचे से निकलती हैं और पत्थर के स्टेज में ही होती है। और फिर इसमें से बहुत सारे पत्थर वाला एलिमेंट भी मिलाते हैं, जैसे फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है। मतलब रेत को बारीक पीस लेंगे तो वो क्वार्ट्ज कहलाएगा। अच्छा। ऐसे ही फेल्सपार एक पत्थर मिलता है, फेल्सपार, उसको भी पीस के मिलाया जाता है। तो ये जो मिट्टी हम लोग बनाते हैं उसमें 3-4 चीजें मिला के एक खास प्रपोर्शन में, और फिर उसे मिला के, भिगा के, छान के बना के रख लेते हैं, तो मिट्टी तैयार हो जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद में बनाने की जो प्रक्रिया है वो सब में एक जैसी है। या तो कुम्हार के चाक पे बना सकते हैं, या फिर हाथ से ऐसा ऐसा करके, अगर आप दो उंगलियों के बीच में करते हैं तो पिंचिंग कहते हैं उसको, ऐसे बना सकते हैं। या फिर कॉइल बना के, मिट्टी की बत्ती जैसी बना के, और फिर उसको जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा बना सकते हैं। या फिर बेल के, मिट्टी को बेल के स्लैब कहते हैं, स्लैब रोल करके, तो स्लैब से भी कुछ भी कैसे भी बन सकता है। और तो इस तरह से बनाने की प्रक्रिया तीनों में सेम रहेगी। जैसे जैसे हम टेराकोटा से पोर्सलेन की तरफ जाएंगे, बनाना कठिन होता जाएगा। पत्थर का मटेरियल बढ़ता जा रहा है। हाँ। अच्छा।
तो उसकी प्लास्टिसिटी, उसका लोच खत्म होता जाएगा। हाँ। पोर्सलिन को हाथ से या चाक पे नहीं बना पाएंगे। अगर अच्छी पोर्सलिन होगी तो हाथ से बनाना मुश्किल होता जाएगा, फिर वो क्योंकि उसकी प्लास्टिसिटी कम होती जा रही है। ओ तो फिर उसमें अधिकतर मोल्ड का यूज करते हैं और फिर पकाएंगे। जब पट्टी में रंग या उसको 2-1 बार पकाना होता है, तो रंग लगा के और फिर पकाया जाएगा, ताकि वो रंग परमानेंट हिस्सा बन जाए। जो ग्लेज जिसको बोलते हैं, जो एक पतली सी सतह बना देता है जो चमकती है, तो वो एक तरह की कांच की सतह ही है, लेकिन वो उसमें मिट्टी ही है, पर ऐसा बनाया है उसका मिट्टी का प्रोपोर्शन जो उस टेम्परेचर पे पिघल के अच्छा हाँ पिघल जाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उसका, तो वो एक ग्लेज लेयर बना। हाँ ओके तो क्लियर हुआ है? हाँ मतलब बहुत सारा क्लियर हुआ हाँ कि सिरेमिक वर्क क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, और थोड़ा तो है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है वगैरह, कि हर एक चीज को आप एक से ऐसा जोड़ देते हैं। ये जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब तक वो चीज पकती नहीं है तब तक तो उसको आप सिरेमिक नहीं कह सकते। और फिर आकार देने के लिए मुझे लगता है मिट्टी से ज्यादा लोच किसी माध्यम में नहीं। एक तो हवा और पानी के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पे मिट्टी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मिट्टी नहीं है, तो बहुत मात्रा में है, क्वांटिटी में है। पत्थर में अगर कोई बनाता है तो वो एक हार्ड मटेरियल है, उसमें से एलिमिनेट करके बनाएंगे। लकड़ी में भी एलिमिनेट करके बनाएंगे आप कोई आकार। मिट्टी में आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, काट कर सकते हैं, मतलब ऐसा है। सिर्फ ऐसा है कि जितनी दुनिया की सभ्यताएं हैं उनके बारे में, पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो सिरेमिक्स के कारण। जितनी खुदाइयां हैं प्राचीनतम, चाहे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, चाहे इजिप्ट की हो, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो सिरेमिक मिलता है। तो इस अर्थ में अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोहनजोदड़ो के जो हमाम हैं, बाग हैं, और जो भी हैं वो सब ईंटों से बने हुए हैं, और इसका मतलब टेराकोटा है, मिट्टी का पका हुआ, यानी ईंट भी सिरेमिक है उस अर्थ में। इधर बंगाल में तो पूरे टेराकोटा के मंदिर मिलते हैं, बहुत सुंदर बने हुए बांकुरा की तरफ। तो एक तरफ वो इतना प्राचीन माध्यम है, शायद सबसे प्राचीन माध्यमों में से जो सर्वाइव करता है। दूसरी तरफ ऐसा है कि बहुत फ्रेजाइल है, कि वो गिलास वहां से गिरा तो जाएगा। एक तरफ वो इतना सरवाइव करता है कि खुदाई में वही मिलता है, एक तरफ इतना। तो आपको आश्चर्य होगा जान के शायद कि बहुत लंबे समय तक जो नेशनल आर्ट एग्जीबिशन होता है वो सिरेमिक नहीं लेता था। अभी कुछ साल पहले तक फ्रेजाइल माध्यम में, अरे हम नहीं लेंगे क्योंकि संभालने की बहुत मुश्किल है। तो बहुत अजीब लगता है जब गैलरी वाले बोलते हैं कि टूटने का है। अरे पूरी सभ्यताओं का मुझसे पता चला है अगर संभालना। हाँ मुझे ख्याल है कि एक मेले में एक बस्तर के आर्टिस्ट आए थे, उनसे किसी ने पूछा कि ये हाथी कितने का है। उन्होंने जो भी बताया होगा 50 रुपए का, 100 रुपए का। वो महिला उनसे कहने लगी इतना महंगा, मिट्टी का ही है ना, ऐसा ठोक के, ये मिट्टी का ही है ना। उन्होंने बोला हाँ मिट्टी का, तो गिरने से तो टूट जाएगा ना। हाँ टूट जाएगा। फिर इतना महंगा है। तो वो शायद उन कुम्हार से ना बहुत लोग पूछ चुके थे ये वाली बात, टूट जाएगा। तो उन्होंने बोला आप गिरने से आप भी टूट जाएंगे। कि हमारे यहाँ ये मानते हैं कि हमारी देह जो है वो 5 तत्वों से बनी है, क्षितिज जल पावन गगन समीरा, और हम प्रिसाइजली ये 5 एलिमेंट में काम करते हैं जब मिट्टी में काम करते हैं। मिट्टी, पानी, हवा के बिना वो सूखेगा नहीं, आग के बिना वो पकेगा नहीं, और स्पेस होगी तभी तो कोई भी आकार बिना स्पेस के तो बनेगा। एग्जैक्टली उन 5 एलिमेंट्स पे। इसीलिए हमारे यहाँ जो क्रिएटर की जो हिंदू माइथोलॉजी में जो
करता है। क्रिएटर है वो प्रजापति कहते हैं, और कुम्हार की हम कुम्हार को हमारे यहाँ प्रजापति कहते हैं। ये जैसे कि मुंबई का इम्पोर्टेंस ये है कि एक्टर्स जो फिल्म में काम करने वाले वगैरह, तो वो ज़्यादातर मुंबई में रहना उनके लिए सही रहता है, क्योंकि वहीं सब कारोबार है, ये है। तो इस हिसाब से भोपाल की क्या अहमियत है किसी आर्टिस्ट के लिए? भोपाल किस तरीके से आर्टिस्ट को बनाता है, मतलब आपके इसमें क्या असर रहा भोपाल का? तो मैं तो सौभाग्य से यहाँ पे ऐसे दौर में थी जब कल्चरली इतना एक्टिव था भोपाल कि उसको, अगर आपको ख्याल हो, भारत भवन का जब लोकार्पण हुआ था तो इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि भोपाल जो है वो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था। और एक समय पे यानी मैं अपना बताऊं तो कुमार गंधर्व जैसे जो क्लासिकल गायक हैं, उनको लगभग हमने हर हफ्ते सुना है। भीमसेन जोशी का पूरा प्रसंग हुआ जिसमें 3 दिन तक सुबह शाम दोपहर उन्होंने गाया है। या फिर दुर्लभ वाद्यों पे 7-8 दिन का पूरा प्रोग्राम जो दुर्लभ है वाद्य। या फिर अंतर्राष्ट्रीय पोएट्री फेस्टिवल या एशिया पोएट्री फेस्टिवल, या माने अद्भुत कार्यक्रम लगातार होते रहते थे। देश के बड़े नामी कलाकार सब यहाँ काम आ रहे थे, रह रहे थे। मल्लिकार्जुन मंसूर इतना आए, महीनों यहाँ रहे वो। साहित्य में देखें तो निर्मल वर्मा यहाँ 3-4 साल रहे, निराला श्रीपीठ पे, कृष्णमल देव वैद रहे, कृष्णा सोटी रही। तो उस तरह से ये, और भारत भवन जब बना उसके भी पहले से भी एक्टिविटी बहुत थी। लेकिन भारत भवन जब बना तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे। एक कि चार्ल्स कोरिया ने उसे जिस तरह से एक नॉन बिल्डिंग की तरह से डिजाइन किया, वहाँ जाके सब ये पूछेंगे है कहाँ भारत भवन। मुझे भी याद है कि जब मैं भारत भवन पहली बार गई तो मुझे भी ऐसा लगा कहाँ कुएं में उतर रहे हैं। हाँ, वैसी फीलिंग है। हाँ, और हर जगह स्पेसेस खुल रही हैं। तो एक जब आप एक बिल्डिंग में जाते हैं तो आपको बंद होने की अनुभूति होती है, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। भारत भवन जाके तो आपको ऐसे जैसे आंगन कहीं खुलते हैं ना पुराने, वैसी फीलिंग होती है। तो शायद भारत भवन के होने से, और जो जितनी गतिविधियाँ कला की यहाँ हुई, जैसे देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी उस तरह से सिरेमिक कला महाविद्यालय में उस तरह से सिरेमिक का डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा। कल्चर है इंदौर में, लेकिन उस अलग से सिरेमिक का नहीं है। लेकिन भारत भवन में क्योंकि ग्राफिक्स और सिरेमिक्स ये दोनों बने, तो अब भोपाल में कितने ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, कितने सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। कम से कम 12-15 लोग हैं सिरेमिक्स में जो उसको हॉबी की तरह से नहीं, प्रोफेशन की तरह से परस्यू कर रहे हैं। तो ये तब हो पाता है जब कोई संस्थाएं होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं भारत भवन की ग्रेजुएट हूँ और मानव संग्रहालय की पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये संस्थाएं भी एक जगह को बनाती हैं। आप आर्टिस्ट हो, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो, तो आपके काम में मतलब आर्टिस्ट का जो एक्सप्रेशन रहता है उसकी कला का वगैरह, उसमें भोपाल का, यहाँ के लोकल कल्चर का या मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा है? एकदम से उंगली रख के नहीं वैसे बताना मुश्किल होता है कि क्या प्रभाव रहा। अगर मैं भोपाल में नहीं होती, भारत भवन में नहीं होती, जिस तरह का एक्सपोजर मुझे मिला, तो लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे मैंने एक स्कल्पचर जब बनाने शुरू किए तो मैं मानव संग्रहालय के जो निदेशक थे उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँ, और तब मैं नई पढ़ के, और मैं दरअसल साइंस की स्टूडेंट थी, तो
मैं सिरेमिक करने लगी अचानक से। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल नहीं करना है, और बकवास बात है, और ऐसे करके बहुत पीछे पड़े तो मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे फिर पहली बार उन्होंने कहा कि हमको एक पॉटरी की पारंपरिक कुम्हारों का एक वर्कशॉप करना है जिसमें आप मदद करिए, जिसमें देश भर से हम पारंपरिक कुम्हारों को बुलाएंगे, उनको एक डॉक्यूमेंटेशन में आप मदद करिए। क्वेश्चनर बनाना था पूरा, उनके सामाजिक पक्ष को लेके, सोशल एस्पेक्ट को लेके, उनके तमाम तरह के उनकी मैथोडोलॉजी ये सब है। तो मानव संग्रहालय से जुड़ने के बाद एक तरह से कहना चाहिए बहुत बड़ा बदलाव आया मेरे उसमें। तो जो मेरी पहली सीरीज थी वो ऐसे पिरामिडल फॉर्म थे, पिरामिड की तरह से, और उनमें एक हॉरिजॉन्टल एक एक्सटेंशन भी था। और जब मैंने शो किया और उसके लिए मुझे लिखना था, तो मुझे अचानक से समझ में आया कि ये फॉर्म भारत भवन के डोम्स और उसके जो सीढ़ियाँ उतरती हैं और वो जो है दरअसल वहाँ से आया है। ये मुझे पूरा सीरीज बनाने के बाद, और जब मैं उसके बारे में सोच रही थी, लिख रही थी, उस सीरीज का नाम था शेडोज। अच्छा। तो मेन थीम उसकी शेडोज थी, लेकिन जो फॉर्म था वो वहाँ से आया। इसी तरह से उसके बाद मैंने एक सीरीज की जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जानवर और पेड़ों की, फूलों की आकृति कंबाइन मिल जाती है। ओके। तो हाँ, यहाँ पे है क्या? वो जो है जैसे वहाँ से दूसरे नंबर पे, मतलब ऊपर से जो वो हरे रंग का जो हरिण जैसे, और यहाँ से भी दूसरे नंबर पे जो है वो ये शुरुआत का पहला फॉर्म था मेरा। तो ये मैंने इस सीरीज में 100-200 फिगर्स बनाए होंगे। और उसमें भी मुझे एक समय पे समझ में आया कि इसमें भी जो मानव संग्रहालय में काम करने के लिए जब मैं पूरे देश भर के बहुत गांव के और ऐसे इलाकों में गई, तो मुझे पता चला कि वो जो जनजातियां हैं हमारी या लोक में ऐसे मंदिर नहीं होता। तब मानते हैं कि पेड़ में वो देवता का वास है। और फिर उन्हें चढ़ाने के लिए टेराकोटा चढ़ाया जाता है, हाथी, घोड़े, बैल ऐसे चढ़ाते हैं। तो ये भारत भवन के कलेक्शन में भी बहुत था। ये सब सबकॉन्शियस में मैंने देखा होगा जब मैं छोटी रही और मैंने वो सब देखा, तो वो सब चोर हो रहा होगा। फिर मानव संग्रहालय में मैंने ये देखा, और अचानक से मेरे काम में मैं पाती हूँ कि वो पेड़ और वो जानवर वो कंबाइन होके आ रहे हैं। मैंने मतलब ये कॉन्शियसली नहीं किया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस किन चीजों से बनता है, उसमें क्या कुमार जी के आवाज का मुझ पर असर होगा, लेकिन इन सब चीज का बहुत गहरा असर निश्चित तौर पर होगा। मैंने मुझे नहीं पता है कि इसको मान सकते हैं कि नहीं, पर मुझे बिल्कुल तय है कि मैं अपने डेथ बेड पे कुमार जी का गाना सुनना चाहती हूँ। तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। और मैं कैसे भी गहरे अवसाद में, डिप्रेशन में होती हूँ, तो अगर मैं निर्मल वर्मा का कुछ पढ़ती हूँ या कुमार जी को सुनती हूँ या तो मैं कहीं से रोते आंसू बहाते हुए मैं से निकल आती हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, चाहे मैं कलाकार हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज मुझे उबार सकती है कैसे भी स्थिति में। ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। चंपा शाह जी से बातचीत जारी रहेगी, अगला एपिसोड जरूर देखिए। अगर आपको हमारा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।
मैया